नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। दृष्टि आई इसके साइंस के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वेव, इसमें साउंड है ना, उसके बाद से लाइट, इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद से उष्मा गतिकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 102 से 103 की कड़ी में क्वेश्चन होंगे और ओके, अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़रूर करना शुरू से अंत तक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। पहले का क्या आंसर हो जाएगा? ध्वनि को हमेशा चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ध्वनि जो है वो शून्य में संचरण कभी भी नहीं कर सकती है। दूसरा, निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात में देखने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उसमें किस तरह के तरंगों का यूज़ किया जाता है, ये पूछा है आपसे। दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, अवरक्त तरंग जो आधारित जो डिवाइस होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। ओके, अवरक्त। अगला है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तीसरे का आंसर हो जाएगा आयन मंडल से सारी जो दीर्घ होती हैं, दीर्घ रेडियो वेव, वो परावर्तित होकर वापस आती हैं, तभी हमारे जो पृथ्वी है उस पर रेडियो वगैरह चल पाते हैं। चौथा है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? अवरक्त किरणों की तुलना में पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अपेक्षाकृत मतलब ज़्यादा होती है। और स्पेक्ट्रम तो याद होगा ना, ये स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पर गामा होता है, उसके बाद से अल्फ़ा किरणें होती हैं, उसके बाद से इन अल्ट्रा वायलेट होती हैं, फिर वायलेट से शुरू हो जाता है विजुअल वाला, फिर रेड आता है, फिर इंफ्रारेड आता है रेड के बाद, उसके बाद से आता है रेडियो वेव और शॉर्ट वेव वगैरह सब जो बनते हैं वो सब आ जाते हैं। ओके, एक्स वेव या रेडियो वेव वगैरह आते हैं स्पेक्ट्रम में, विजुअल के बाद वो सब आ जाते हैं। पांचवा है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? 5 का आंसर हो जाएगा बी, रोगाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है वाटर को साफ करने में। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण है एक्स किरण, उसके बाद से लाइट वेव, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, इनको माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, कॉस्मिक किरणें हैं क्या? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, अवशोषित कण है, अवशोषित कण होती हैं कॉस्मिक किरणें, 7 का ए हो जाएगा। 8 है कि एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? एफएम के लिए जो यूज़ होता है ना, उसे पूछा है कि जो बैंड विड्थ होता है वो कितने से कितने तक होता है, रेंज पूछा है आपको। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? उसका हो जाएगा डी, 88 से 108 हर्ट्ज तक का रेंज होता है किसका? जो एफएम वगैरह बजते हैं उनका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एमआरआई मशीन में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में, चुंबकीय तरंग। 10वां है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। 11, निम्नलिखित में किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछा है आपसे, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें में। देखो, जो स्पेक्ट्रम की पट्टी होती है ना, उस पर जो सबसे शुरुआत में आता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है ना, तो गामा किरणें यहाँ पर होती हैं। सबसे अंत में कौन आता है? तो रेडियो वेव और आते हैं आपके माइक्रोवेव्स, तो उनके तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होते हैं। ओके, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी, एक्स किरणें। अभी पढ़ा था ऊपर एमआरआई और इन सब में सॉरी, सीटी स्कैन में एक्स किरणें का होता है, एमआरआई वगैरह में तो अलग होता है। एमआरआई में चुंबक वगैरह का होता है, चुंबकीय वाले। 13, दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 13 का आंसर हो जाएगा बी, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ओके, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त कौन सी तरंगें होती हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोवेव होती हैं दूर संचार के लिए। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? जो रिमोट होते हैं उसके लिए पूछा है आपसे। 15 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवरक्त होते, इंफ्रारेड होता है उसमें। ओके, अब अगले चैप्टर हम लोग चलते हैं, जिसमें आपको साउंड से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। साउंड से संबंधित सारे क्वेश्चंस अब लोग करेंगे, इसमें अच्छे क्वेश्चंस के सेट हैं साउंड में भी। ओके, इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? पहले का क्या आंसर हो जाएगा? ध्वनि को हमेशा माध्यम की जरूरत पड़ती है, बी, निर्वात में नहीं जा सकती है आर पार। ओके, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह
और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, मतलब इको ना हो साउंड में, जो आप साउंड सुनना चाहते हो वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे, इसके लिए कितना मीटर की जगह बीच में ज़रूर होना चाहिए। दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 16.5 मीटर। 16.5 मीटर की जब दूरी होगी ना तो आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगा। जो कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह बनाए जाते हैं ना बड़े बड़े, उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो छत है वो वक्राकार होना चाहिए, जिससे यहाँ पर बोले आदमी तो यहाँ से स्पष्ट सुनाई दे। दूरी है वो 16 मीटर की होनी चाहिए। सिनेमा हॉल सब में ये चीज़ की ध्यान रखा जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड है ध्वनि का वेग। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे का, इसका आंसर दिया हुआ है बी, यानी कि केवल और केवल 2 सही है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है क्या, पराश्रव्य और अवश्रव्य आपने दो सुना होगा। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। मानव कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को बोलते हैं पराश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम को क्या बोला जाता है, अवश्रव्य, अवश्रव्य। ओके। लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। 20 डिग्री तापमान भी दिया हुआ है, तापमान और डेंसिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ध्वनि के स्पीड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे अधिक इसमें लोहा में रहेगा, इसमें जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का साउंड बढ़ता जाएगा। माध्यम 1 पहला दिया है जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लगाना है आपको। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, सबसे कम होगा आपको नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, फिर इस्पात में। इस्पात में सबसे तेज़ होगा, उससे थोड़ा सा स्लो होगा जल में, और सबसे स्लो होगा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन गैस है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, वे पराध्वनि निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। देखो चमगादड़ जब उड़ता है ना, मैं चमगादड़ बना रहा हूँ जीवो गरीब सा, तो ये यहाँ से ना क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। जब ये ध्वनि किसी चीज़ से टकरा के वापस इनके कान में आता है ना, तो ये अपना डायरेक्शन डिसाइड करते हैं उड़ने का, समझ रहे हो ना। तो इसी के कारण ये रात में अंधेरे में उड़ सकते हैं आसानी से। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है, तो क्या होगा, इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा, फिर जल में होगा, फिर सबसे कम वायु में होगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टील में सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर में, सबसे कम एयर में। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर चल रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, क्यों, ये पूछा है आपसे। अधिक होती है, कथन दिया है, कारण दिया है कि ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। ताप पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 1 मैक की स्पीड पर जा रहा है तो 1 मैक की स्पीड ही तो होगी ना। ओके। जब दो लोग आपस में बात करते तब कितने डेसिबल की ध्वनि होती है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा सी, 30 डेसिबल की। अगला है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। और दूसरा कारण दिया है कि दीवार, छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है, ये पूछा है आपसे। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है। देखो क्या होता है, अनुरण मतलब इको टाइप का बोल रहा है, तो गिरजाघर बड़े बड़े और भवनों में ये चीज़ आपको प्रतीत हो सकता है। ध्वनि जो अगल बगल से टकरा के फिर से आपको उसी रूम में सुनाई दे सकती है, इसी को तो इको कहा जाता है ना, उसी की बात कर रहा है, अनुरणन उसी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर 100 की आवृत्ति 256 हर्ज होती है और स्वर 9 की नी की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। जो सारे गामा पौधा नीसा होती है ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद करने वाले होते हैं। देखो IAS का 2008 का क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं होते आपसे तो कोई विशेष उसमें हर्ज की ज़रूरत है नहीं, एक क्वेश्चन के लिए हम इतना नहीं रटने बैठेंगे। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, ये केवल 1 सही है। ध्वनि का तारत्व तो किस पर निर्भर करता है, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व तो हमेशा। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, मतलब कितना हर्ज से कितना हर्ज तक रहेगा तो मनुष्य जो है वो ध्वनि को महसूस कर सकता है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज रहेगा तभी तो हम महसूस कर सकते हैं ना।
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? आर्द्र वायु में क्या हो जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसीलिए। ओके, मतलब कि जो आर्द्र वायु होता है ना, उसका घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है, समझ रहे हो ना, इसीलिए उसमें ध्वनि की स्पीड कम हो जाती है। आर्द्र वायु जो होती है ह्यूमिडिटी वाली, वो हल्की होती तभी तो ऊपर उठ जाती है ना वर्षा कराने के लिए, है ना। भारी रहती तो नीचे बैठ जाती है, शुष्क वायु तो हमेशा नीचे बैठती है। 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17 ध्वनि तरंगों में निम्न से कौन सी घटना नहीं होती है ना, ये पूछा है। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, ध्रुवन। ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किससे? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, माइक्रोफोन के द्वारा। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, 60 डेसिबल साउंड आपको सुनना चाहिए। मानक यही है, इससे ज़्यादा सुनने पर नुकसान हो सकता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वातावरण में ध्वनि। 21 है कि पराश्रव्य तरंगों में के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। पराश्रव्य ध्वनि की बात कर रहा है, अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा था। ओके, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, धातु में सबसे ज़्यादा होता है। 22 का आंसर सी हो जाएगा। 23 निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती हैं किस चीज़ में? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टील में। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि निर्धारण का उपयोग करते हैं। ओके, 25 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 45 डेसिबल। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होता है? आवासीय क्षेत्र में अनुमानित स्तर पूछा है आपसे, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 45 डेसिबल। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है? तो 27 का हो जाएगा, सोनोग्राफी में यूज किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि का। अगला है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता और वायु को ट्रैवल करने के लिए हमेशा माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। 28 का आंसर बी हो जाएगा। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को कैसा बनाया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, इसलिए उस पर देखो काला काला सा एक मखमलीदार परत चढ़ाया हुआ है, जिससे क्या होगा? इससे ध्वनि जो है ना वो ज़्यादा इको नहीं बन पाएगा उस रूम में। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ ध्वनि अवशोषित हो जाती है दीवार के द्वारा। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, लोहे के छड़ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यमों में चल सकती, केवल गैस में चल सकती, ठोस गैस दोनों माध्यमों में चल सकती। 31 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? दाब का नहीं पड़ता है, बाकी आर्द्रता, तापमान और घनत्व तीनों का ही प्रभाव पड़ता है ध्वनि पर। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूर पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है, उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि एक बार जब वो आवाज़ सुनता है तब स्टील वाला आवाज़ सुनता है, यानी कि पटरी पर कान लगा के सुनता है ना। तो पटरी में चूँकि साउंड तेज़ी से चलती है तो इसलिए जल्दी पहुँच जाएगी उसके पास। उसके बाद दूसरी बार एयर वाली आवाज़ उसके पास थोड़ी देर में पहुँचती है। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि का वेग इस्पात में और वायु की अपेक्षा के अधिक है। ओके, इसीलिए होता है कि इस्पात वाला उस पटरी पर कान लगा कर सुन रहा है ना, तो इस्पात वाला साउंड उसके पास पहले पहुंच गया, फिर एयर में जो साउंड घूम रहा है वो उसके पास पहुंचा बाद में, इसीलिए 2 बार सुनता है वो। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो 34 का आंसर होता है बी, 85 डेसिबल से अधिक मनुष्य सहन नहीं कर सकता। पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करती हैं? तो जो बहुत ही तेज विमान चलते हैं उनकी बात कर रहा है। ओके, तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सी ध्वनि पैदा करती हैं? तो ध्वनि बूम कहते हैं। ओके, ध्वनि बूम कहा जाता है उसको। 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तर संगत होगा किसके लिए? तो 36 का आंसर हो जाता है डी, यंत्र कारखाने जो कल कारखाने होते हैं वहाँ पर इस लेवल का शोर होता है बहुत ही तेज़। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, सितार और बांसुरी। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण आप उनमें विभेद जरूर कर सकते हैं।
ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 38 का कैंसिल हो जाएगा, 17 मीटर, या एग्जैक्ट है 16.5 मीटर, है ना। इतना ज़रूर होनी चाहिए स्पष्ट सुनाई देने के लिए। ओके, अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा? अगला था हमारा लाइट का चैप्टर। ओके, अब लाइट से जुड़े हुए जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ना, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। चलिए देखते हैं क्या है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आपसे पूछा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है। ओके, तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि अनंत होती है। अनंत यानी कि इन्फिनिटी होती है वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय देने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? ध्रुवीकरण की घटना होती है प्रकाश के साथ। तो यही हमें क्या बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। एक छोटे से पिन पॉइंट से प्रकाश की किरण डाइवर्ट हो जाती है, यही हमें बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश का डुअल नेचर किससे पता चला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उससे ये पता चला था कि प्रकाश एक वेव के फॉर्म में भी चलती है और एक पार्टिकल के फॉर्म में भी चलती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित कौन सा प्रतिबिंब बनता है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है ये, आभासी और सीधा हमेशा बनता है अवतल लेंस से। अवतल से हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। ओके, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रकाश विक्षेपण, जो स्कैटरिंग होता है उसके कारण उनको दिया गया था, प्रकाश विक्षेपण के कारण। ओके, 5 का आंसर बी हो जाएगा। और सॉरी, प्रकाश स्कैटरिंग ना, प्रकीर्णन होगा, प्रकाश प्रकीर्णन होगा। 5 का आंसर सी होगा, प्रकीर्णन। आई रिपीट, मैंने मिस्टेक किया, बी बोल दिया गलती से मैंने, प्रकीर्णन होगा। ओके, प्रकीर्णन के लिए दिया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरिंदर कपानी ने किया था। और ये क्या है ऑप्टिकल फाइबर? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, एक्चुअली में ये आपको जो लाइट होते हैं उनके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे भारत से अमेरिका जो इंटरनेट पर हम बातचीत करते हैं या मैसेज करते हैं, वो किसके द्वारा संभव हो पाता है? सैटेलाइट से? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ से अमेरिका तक समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछे हुए हैं जो एक दूसरे देश को जोड़ते हैं। समझ रहे हो ना। 7 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? समतल दर्पण की बात कर रहा है, तो 7 का हो जाए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा तो कम से कम दर्पण की ऊंचाई होनी ही चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति का पूरा देख सकते हो प्रतिबिंब। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, बैगनी रंग को दर्शाता है। सबसे अधिक विचलन किस में होता है? तो बैगनी में। जो बैगनी आह पिनाला होता है ना, तो लाल में सबसे कम होता है और बैगनी में सबसे अधिक होता है विचलन। इसलिए लाल वगैरह को जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें यूज़ किया जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो उसको काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष में से अंतरिक्ष देखोगे तो काला दिखाई देगा। 9 का आंसर क्या हो जाता है? सी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है रंग हमेशा प्रकाश का। ओके, जो स्पेक्ट्रम होता है उस पर जो अल्ट्रा वायलेट के बाद कौन सा आता है? अल्ट्रा यूवी के बाद कौन सा आता है? विजिबल आता है। विजिबल में सबसे पहले कौन सा आता है? वेबग्योर होता है ना, तो भी से आएगा और रेड पर जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य ही जो है वही निर्धारित करता है अलग अलग कलर को। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। 11, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? आवर्धित बोल रहा है और आभासी, ये दोनों ही होना चाहिए। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? ये चीज़ अवतल दर्पण में देखने को मिलता है हमें। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर से हमें काला दिखाई देता है, ऐसा नीला दिखाई देता है। ओके, तो जो नीला कलर है इसका सबसे ज़्यादा स्कैटर हो सकता है, इसीलिए नीला दिखाई देता है। लघुतर तरंग दैर्घ्य वाले जो होते हैं ना, वो स्कैटर कर जाते हैं। मृगमरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? 13 का क्या आंसर हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्न से कौन सा सादा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? मतलब इस कौन सा दर्पण ऐसा है जो उसके सामने आप किसी चीज़ को रखोगे तो छोटा करके उसको दिखाएगा? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है बी, उत्तल दर्पण। अगला है कि चक्षुष
प्रदर्थ एकक में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? चक्षुष प्रदर्थ एकक में पूछ रहा है कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं। तो 15 का आंसर सबको पता होगा, लाल हरा नीला जो है इसी को प्राथमिक रंग कहा जाता है। पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परिदर्शी। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ये परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप जो है वो काम करता है, परिदर्शी। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय फाइबर काम करता है। अभी मैंने बताया फाइबर ऑप्टिक्स की ही बात कर रहा है, यही है प्रकाशीय फाइबर, इसको घटिया सा हिंदी में लिखा है इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर पर। ल्यूमेन एकक क्या है? ल्यूमेन एकक, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर था। 18 का आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स होते हैं ये, ओके, ज्योति फ्लक्स होते हैं ल्यूमेन एकक। ल्यूमेन एकक जो है वो ज्योति फ्लक्स का ही है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि अभी मैंने बताया था इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। वेवग्योर में जो वायलेट है उसका सबसे कम होगा और रेड का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंतर्दृष्टि यानी इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है इंडोस्कोप। 21 है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का हो जाएगा नीले प्रकाश में होती है। नीले प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग करती है वाहन। किसको? उत्तल दर्पण का प्रयोग करती है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन की बात कर रहा है, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी। दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को संक्रमण आयन जो होता है वो अवशोषित कर लेता है, ओके। जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें संक्रमण आयन जो होता है वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी का वगैरह का उपयोग किया जाता है, सैटेलाइट वगैरह में किया जाता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है। सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है। एटॉमिक वॉच इसको कहा जाता है, सैटेलाइट वगैरह में यूज किया जाता है इसका। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा करती है। अगले पर चलते हैं। अगला किसका क्वेश्चन है? तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? तापगतिकी की बात कर रहा है, तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण नियम से है। ऊर्जा का संरक्षण क्या नियम क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना तो इसको हम समाप्त कर सकते हैं। एनर्जी केवल अपना रूप बदल सकती है, जैसे लाइट से साउंड में बदल सकती है, साउंड से विद्युत में बदल सकती है, विद्युत से हीट एनर्जी में बदल सकती है, हीट से मैकेनिक एनर्जी में बदल सकती है। केवल ऊर्जा जो है वो अपना रूप बदलती है, उसको ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा है कि जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। 0 से 10 डिग्री सी तक हम गर्म कर रहे हैं, है ना। 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है, तो 0 से आएंगे तो पहले घट जाएगा आयतन, 4 डिग्री के बाद फिर बढ़ जाएगा आयतन, समझ रहे हो ना। दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किन चीज़ों पर? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, उनके आमने सामने के तापमान पर निर्भर करती है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। अगर ज़्यादा गर्म ये है, ये कम गर्म है, तो ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ जाएगी, तो दिशा निर्धारित हो रही है ना, ओके। तापमान पर निर्भर करती है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? भाप में गुप्त ऊष्मा जो होता है ना वो अधिक होती है, इसीलिए जैसे अब रोटी जो नई गरम गरम बन के आती है उसके भाप से अधिक जलन महसूस होती है ना, ना कि गर्म पानी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न से किस में संवहन होता है? 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा बी, केवल द्रवों और गैसों में ही संवहन की क्रिया हो सकती है, ओके। संवहन क्या होती है? जैसे द्रव एक बीकर ले लो, इसे पानी गर्म करने बैठ जाओ, तो पानी के नीचे वाला भाग गर्म होगा ना, तो क्या होता है? ऊपर वाला भाग अपने आप गर्म हो जाएगा? नहीं, नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आता है, इससे ये गर्म होती हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो ना। इसी को संवहन की क्रिया कहा जाता है। तो केवल ठोस और केवल द्रव और गैसों में ये चीज़ देखने को मिलता है। 5 का आंसर बी हो जाएगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो क्या हो? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? काला और खुरदरा होगा तो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो,
ओके, इसीलिए बोलते हैं गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगला है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है उसको पूछ रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है, कितना % ह्यूमिडिटी है उसकी बात कर रहा है। अपेक्षित आर्द्रता, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड मैं भूल गया हूँ, नहीं तो बता देता आप लोगों को, झट से क्लिक कर जाता है क्या बात हो रही है। अपेक्षित आर्द्रता। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जमने पर पानी जो है वो फैलता है, पानी फैल जाता है जमने पर, है ना। इसीलिए जो ठंडे प्रदेश वगैरह हैं, जैसे रूस हो गया या अलग अलग जो ठंडे कंट्री हैं, वहाँ पर पाइपें फट जाती हैं। अगला है कि वह तापमान जिसका पाठ्यंक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। F/9 बराबर C-F/, तो क्या होता है फार्मूला, सॉरी मैं भूल जाता फार्मूला, तो वह होता है F बराबर 9/5 C + 32। इस फार्मूले में जब आप -40 डिग्री को पुट करोगे ना, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक मात्र ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं। वो कौन सा है, -40 डिग्री C। फार्मूला यही होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि -40 डिग्री C एक ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होते हैं वो समान होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फार्मूला जरूर याद रखना वो वाला। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। एल्कोहल की खासियत क्या होती है, जो शराब भी होता है एल्कोहल की खासियत, कि इसका जो क्या बोलते हैं हिमांक बिंदु है ना, बहुत ही नीचे होता है, ये जल्दी जमता नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है निम्नतम से निम्नतम तापमान मापने के लिए। थर्म किसका यूनिट है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी, उष्मा का। परम शून्य ताप क्या है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो है उसी को परम शून्य ताप कहते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। -263 डिग्री C के आसपास है परम शून्य ताप। ओके, अगला है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित कर लेता है, थर्मोस्टेट उसी को कहा जाता है, जब तापमान को खुद से नियंत्रित कर देता है वो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 नंबर, कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। दूसरा दिया गया तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है जिसके मतलब घनत्व के कारण वो ज़्यादा गर्म लगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? जो घर में भी आपके डेजर्ट कूलर लगता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाष्पन शीतलन करता है। जो कूलर होता है मूल रूप से काम क्या करता है, उसके घास पर पानी पड़ता है और हवा चलती है, तो इसका वाष्पीकरण होता है, उससे शीतलन होता है। और ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा था, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से BPSC ने पूछा था कि पसीना जब हमारे शरीर पर रहता है तो पंखा तेज़ चलने पर क्यों हमें ठंडक महसूस होती है? तो पसीने का वाष्पीकरण होता है। इसी तरह से जो आप जानवरों को देखोगे गर्मी में जीभ निकाल के हाँफते रहते हैं, क्यों हाँफते रहते हैं? क्योंकि उनके जीभ पर जो जल है उसका वाष्पीकरण होता है और उनको शीतलन मिलती है उससे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? देखो आ गया ना, और ये इस बार BPSC में पूछा था यही क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। अगला है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ए हो जाएगा, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। जो हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो वायुमंडल के प्रेशर से थोड़ा सा ही अधिक होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए जब मून वगैरह पर जाते हैं ना, तो उनको स्पेस सूट पहनाया जाता है। नहीं पहनाया जाएगा तो इंसान का शरीर जो है वो फट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब नहीं है और शरीर के अंदर से इतना ज़्यादा दाब होता है कि शरीर हमारा फट सकता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 के बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आजकल उमस का मौसम जो होता है इसी कारण से होता है। बादल पृथ्वी तथा हवा में उष्मा का विकिरण को रोक देते हैं, है ना। इसी कारण से जो उमस का वातावरण बनता है, यही कारण होता है बादल वाले आकाश में। 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर पर चलते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, संपीड़ित गैस को छोड़कर, कंप्रेस्ड गैस को छोड़कर ठंडा किया जा सकता है।
20 नंबर है कि एयर निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कूलर जो है वो तापक्रम को नियंत्रित नहीं करता, दोनों ही करते हैं। सही है, ये तो सही ही है। हाँ, दोनों ही करते हैं ना, तापक्रम को ही तो नियंत्रित करने का दोनों काम करते हैं। तो और अगला क्या है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। नहीं, एयर कंडीशनर जो है ना एसी, वो आर्द्रता नियंत्रित कर सकता है, लेकिन एयर कूलर जो है वो आर्द्रता नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसीलिए कूलर में कई बार क्या होता है ना, रूम में चिपचिपा सा हो जाता है, वो इसी कारण से होता है, क्योंकि एयर कूलर जो है वो आर्द्रता नियंत्रित नहीं कर पाता है। ओके, तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो क्या होगा? अभी बताया था मैंने, कुछ भी नहीं होगा, पानी का स्तर वही बना हुआ रहेगा। अगला है कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है शीत कोष्ठ में ऐसा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वसन की दर जो होती है वो घट जाती है। जो श्वसन के कारण ही तो कोई चीज़ खराब हो जाता है ना, तो उसकी दर को घटा देता है ठंडा होने के बाद। ओके, और बर्फ़ का टुकड़ा वाले का क्या होगा एक्सप्लेनेशन, कि बर्फ़ जो होता है उसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है वाटर के घनत्व से, है ना। तो जब ये पिघलता है तो अधिक घनत्व के कारण ये थोड़े से जगह में ही पूरा का पूरा बर्फ़ अट जाएगा। पानी जो है वो जमने पर फैलती भी है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। 22 भी कर लिया। 23 से यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जलवाष्प अधिक ग्रहण करेगा, अधिक गर्म वायु होगी तो अधिक जलवाष्प को ग्रहण करेगा। 24 है और आज का आखिरी क्वेश्चन के निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगला है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, कि विटामिन्स क्या होते हैं, साइंस का क्वेश्चन है और ज़रूर ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन को लगाना। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। अगला है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? क्या बोला मैंने? सहायक आहार कारक कहा जाता है ना। विटामिन्स जो होते हैं ना वो शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए उसको सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का, विटामिन। तीसरा है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे कौन कौन से होते हैं? जो धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में हमें चाहिए होता है वो कौन कौन से ऐसे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं सारे। तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये वो चीज़ हैं जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है, बिना इसके आपका शरीर नहीं सही रह सकता है। चौथा है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में? प्रति यूनिट पूछा है यहाँ पर, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको पता है एनर्जी के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वसा, वसा में एनर्जी ज़्यादा मिलता है, तो प्रति यूनिट कैलोरी वसा में ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। 5 नंबर है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किस चीज़ के लिए? सेब जो हृदय के मरीज हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसका आंसर हो जाएगा केवल पोटेशियम के लिए सेब जो है वो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और खाना चाहिए। जो भी हृदय के रोगी हैं उनको तो ज़रूर ही खाना चाहिए, सामान्य लोगों को भी खाना ही चाहिए। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनका क्या काम होता है हमारे शरीर में, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों को संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन था छठा का। दूसरा है कि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको सारे आंसर सही लग सकते हैं। सी है कि ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मूल काम यही होता है कि चयापचय जो होता है हमारा उसको नियंत्रित करना। ओके, 7 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग सुमेलित नहीं है?
ये आपको बताना है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी। ये गलत है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? आप सबको पता होगा। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? कैलोसिस होती है। अब बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? थाइमीन की कमी से होती है, जो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B1 होती है। तो ज़रूर ध्यान रखना, विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर टकराते हैं आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है किस में? 8 नंबर क्वेश्चन है। मिर्च में, कुम्हरे में, मटर में, मूली में। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? मिर्च में पाया जाता है। इनमें से विटामिन C सर्वाधिक। अगला है कि किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? लौह के अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। 10वां है कि विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में भंडारित होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा विटामिन बी ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन C ऐसा है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता। उसके अलावा ये विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A जो है ये हमारे शरीर में भंडारित हो सकता है। ये क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? B, यानी कि विटामिन K की आवश्यकता होती है। 12 नंबर है, निम्नलिखित क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? आंत में जो जीवाणु रहते हैं वो किसको संश्लेषित करते हैं? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 और विटामिन K दोनों। ये दोनों ही आंसर होना चाहिए इसका, जरूर ध्यान में रखना। A और C दोनों ही होगा इसका आंसर। अगर E रहता है यहाँ पर BPSC में तो हम E आंसर मानते। इसका दोनों ही सही है। ये दोनों ही आंत के द्वारा संश्लेषित हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कौन सा एक विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? आम। और सबको पसंद भी होगा। ये विटामिन A का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है, विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? 14 का क्या आंसर हो जाएगा? गेहूं अंकुर का जो तेल होता है ये विटामिन E के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन E का भरपूर स्रोत होता है ये। अगला है, निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये पूछा है आपसे। हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन A। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन A का अगर हमारे शरीर में निर्माण होता तो हमें बाहर से उसके स्रोत नहीं लेने पड़ते। 16 नंबर है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कई ऐसे लोग होते हैं जिनको स्वप्न याद नहीं रहता, तो उनके अंदर एक खास तरह के विटामिन की कमी होती है ना। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, विटामिन 6 जिसके अंदर कम होगा वो स्वप्न ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबैलामिन, पायरिडिऑक्सिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। मैच करो इसको जल्दी से। रेटिनॉल का क्या नाम होता है? रेटिनॉल का नाम होता है विटामिन A। तो A का क्या हो जाएगा? A का हो जाएगा 3। उसके बाद से टोकोफेरॉल है। B का क्या आंसर हो जाएगा? B का हो जाएगा 4। साइनोकोबैलामिन से क्या होता है? तो घातक रक्त अल्पता हो जाती है। पायरिडिऑक्सिन से मानसिक व्याधि हो जाती है। तो A का 4 होना चाहिए, B का 3 होना चाहिए, C का 1 होना चाहिए और D का क्या था? D का 2 होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D का 2, C का 1, B का 4, A का 3। A का 3 था ना? हाँ, तो चलो C हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B। इसको एक बार खुद से भी मैच करके देखना और सारे विटामिनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ये भी याद रखना आप लोग। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से सूची मैच करने के लिए आपको दिया गया है। टाइलिन रक्त में एंटीनोजेन को एंटीओजिन्स में बदलता है, स्टार्च में पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, वसाओं को जल अपघटित करता है, मृषण पेशियों स्मूथ मसल्स जो होता है में सिकुड़न प्रेरित करता है। इधर दिया टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। अब इसको मैच करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है तो इसको मैच करते हैं। तो टाइलिन का क्या हो जाएगा? स्टार्च को पचाने में टाइलिन मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन रक्त में एजिओटेंसिनोजोन जो है उसको इसमें बदलता है। बड़ा ही ट्विंग टेस्टर है, आप लोग पढ़ लेना। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो ये मृषण में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें सिकुड़न को पैदा करता है ऑक्सीटोसिन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 18 का आंसर दिया हुआ है A। ओके, अगला है फिर से मैच करना है। विटामिन तो कैरेटीन से मैच हो गया, इसमें मैच एक ही क्वेश्चन मैच है। एंजाइम तो पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम होता है एक तरह का, क्या करता है? ये पचाने में मदद करता है, खाने को पचाने। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं ये दोनों हार्मोन होते हैं। और प्रोटीन तो प्रोटीन कैरेटीन से मैच करता है। ओके, विटामिन क्या होते हैं? कैरोटीन होते हैं।
प्रोटीन कैरेटिन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किस में? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। बहुत ही अच्छा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन में पाई जाती है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, पुशअप वगैरह मारते हैं, तो वो अगर वेजिटेरियन है तो उनको सोयाबीन खानी चाहिए, है ना। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से पूछा है। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली भी बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। दौड़ वौड़ जो लोग लगाते हैं उनको ये सब करना चाहिए, जिनको अच्छी बॉडी बनानी है। अगला है कि मानव के बाल और नख में निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? आपके बाल और नाखून में। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, किरेटिन। किरेटिन मौजूद होता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये गलत दिया है एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में। ओके, बाकी यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, या उदासी से लड़ सकता है। तो एमिनो एसिड और टायरीन के बारे में ये तीनों कथन सही हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटीन है। 25 से निम्न से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो बी, करौदा। करौदा में आयरन बहुत ही अच्छा तरीके से पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, नहीं तो बता देता। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है किस चीज़ का? तो एमाइलोज बहुत ज़्यादा होते हैं बासमती चावल में, इसीलिए इसके दाने पकने पर बिल्कुल लंबे से हो जाते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? 7.2% मात्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? जैव रूपांतरण जो होता है, तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आप सबको पता होगा, एटीपी से एडीपी में जब बदलता है ना, तो वही हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। वहीं पर ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में बदलती है। निम्न से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत पूछा है आपसे, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? दूध। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत ये नहीं माना जाता। बाकी पपीता बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन ए पहुंचाता है, और आम और गाजर, ये तीनों तो आपको खाना चाहिए। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केरोटीन कहाँ पर होता है? केराटिन, तो ये त्वचा में उपस्थित होता है। ओके, अगले पर चलते हैं। अगले इस क्वेश्चन पर आप लोगों को किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंग हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पर सबसे अधिक देर तक खाना ठहरता है? पहले का क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी आंत में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? देखो, जिह्वा जो हमारे होता है ना, उसके इस भाग का स्वाद अलग होता है, इस भाग का अलग होता है, इस भाग का अलग होता है। जैसे अग्र भाग का होता है मीठापन के लिए, खट्टे के लिए होता है आपका पीछे का भाग होता है, तीखापन के लिए कोई भाग नहीं होता। तीखापन जो होता है ना, जो मिर्च खाने पर आपको लगता है, वो एक्चुअली में जलन होता है ना, उसका कोई स्वाद नहीं होता। तीखापन आपको जीभ पर भी रखोगे तो भी आपको तीखा लगेगा, और कभी किसी स्किन पर रगड़ कर देखना तो भी वहाँ पर जलन होती है ना। लेकिन कभी आप किसी नमक को अगर आप अपने हाथ पर रगड़ते हैं तो आपको कुछ पता चलता है? नहीं ना। लेकिन अगर मिर्च रगड़ते हो तो पता चलता है। तो तीखापन कोई स्वाद नहीं होता, एक्चुअली में वो जलन होती है, जिसके कारण हमें स्वाद महसूस होता है उसका, है ना। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? खट्टे भाग का कहाँ से पता चलता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, पार्श्व भाग से, पीछे के भाग से खट्टापन पता चलता है, और आगे भाग से मीठापन का पता चलता है। ओके, लार निम्न से किसके पाचन में सहयोगी होती है? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? स्टार्च जो होती है वो उसको सहयोगी होती है पाचन में। जो लार होती है, लार में हमारे स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है लार से ही। ओके, इसीलिए जब आप रोटी को चबाते हो, निगलने से ठीक पहले आपको जो मीठा लगता है ना, वो इसी कारण से। ओके, तीसरे का आंसर ए हो जाएगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। एमिनो एसिड जो होता है उससे जो एनिमल वाले प्रोटीन होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, इसीलिए उसको प्राथमिक प्रोटीन भी माना जाता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड चाहिए। ओके,
प्रोटीन के संश्लेषण का मतलब समझे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। जब भी संश्लेषण की बात आए तो उस चीज़ का निर्माण हो रहा है। ओके, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों को विचार कीजिए, कर लेते हैं। वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आता है। बहुत ही खराब हिंदी लिखा हुआ है। अगला है, ये आईएएस का क्वेश्चन होगा पक्का। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नालिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में बिल्कुल नहीं पूछेगा। 7 है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये सबको पता होगा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, डायलिसिस कहा जाता है। 8 है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है यही है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। एंजाइम का, एंजाइम मुख्यतः करता क्या है, तो हमारे पाचन क्रिया को ना बढ़ा देता है ना, उसको तेजी लाता है। एंजाइम मुख्य रूप से उत्प्रेरक का काम करता है। पित्त का स्रोत क्या है, 9 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यकृत। यूरिया किससे संश्लेषित होता है, किसमें संश्लेषित होता है यूरिया, 10 का क्या आंसर हो जाएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यकृत में ही संश्लेषित होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा अम्लीय होता है, तभी हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन संभव हो पाता है। हमारे पेट में HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है ना, तो इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति में होगा तभी उसमें जठर में प्रोटीन पाचन संभव हो पाता है। निम्न में से कौन सा सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। रक्त तो कहाँ पर बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। हमारे शरीर के बैक जो है, हमारा पीठ के में जो मेरु रज्जु लगा हुआ है, उसी के जगह पर बोन मैरो होता है, वहीं पर रक्त का निर्माण होता है। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा। और किडनी का काम पूछा है आपसे कौन सा सही है, तो 12 का आंसर बहुत ही आसान, सबको पता होगा। ये क्या करता है, ये मात्र रक्त की माध्यम को शुद्ध करता है ना, शुद्ध करता है, प्यूरिफिकेशन करता है रक्त का। वृक्क से प्रति मीटर औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, प्रति मिनट पूछा है, और ये बहुत ही तेज़ हमारा वृक्क काम करता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा बंधुओं, 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। 14 है, निम्न के कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये हमारे मानव गुर्दे का काम नहीं है। एंजाइम मूलतः क्या है, अभी मैंने पूछा था। 15 का क्या आंसर हो जाएगा, ये मूलतः क्या है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, ये प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम मूलतः। बहुत बार पूछा है, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रोटीन होते हैं और ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, किसको, एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, जाइमेज। ओके, अगला है कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो 17 का आंसर तो मैं 3 बार बचा चुका हूँ, एंजाइम ही होता है। लिपिड्स को पाचन निम्नलिखित में कुछ की उपस्थिति में होता है, लिपिड्स का पाचन होगा निम्नलिखित किसकी उपस्थिति में होता है। 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेज मिलना चाहिए, तभी लिपिड्स जो होते हैं उनका पाचन हो पाएगा। मुख्य रूप से वसा की पाचन की बात कर रहा था ये। अगला है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन से पाचक एंजाइम नहीं है, ये पूछा है। मानव तंत्र में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाचक के काम नहीं करती है। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा गैस्ट्रीन जो है वो पाचन का काम नहीं करती है। बाकी ये तीनों ही एंजाइम जो है ये पाचन में सहायक होते हैं, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन। 20 है कि हमारे आहार में सभी प्रोटोनों की पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, क्षुद्रांत में। अगला है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। जो क्षुद्रांत होता है सारी प्रोटीनों का पाचन यहीं पर नहीं होता, ये गलत है स्टेटमेंट है। एक मैं ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यूपीएससी हो बीपीएससी हो कहीं भी, जहाँ पर लिखा जाए ना अतिवादी शब्द जैसे सभी, उसके बाद से क्या आएगा मात्र,
मात्र यही होता है। इस तरह के शब्द जहाँ पर दिखे ना कि फोर्स कर रहा है किसी एक ही चीज़ में सब कुछ होता है, तो वहाँ पर अक्सर वो ऑप्शन गलत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यूपीएससी में जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ सिखाया गया था किसी ज़माने में, और हम लोग खुद से भी यही अप्रोच होता है कि जहाँ पर अतिवादी शब्द आपको मिले उस चीज़ को, उस ऑप्शन को काटने की कोशिश करना। अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का भी लगाना ज़रूरी होता है। आपको पता है यूपीएससी की मैं बात बताऊँ, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन ऐसे पूरे पेपर में होते हैं यूपीएससी के। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। 35 क्वेश्चन ही ऐसे पूरे पेपर में होते हैं जिनको कोई भी 100% श्योरिटी के साथ बोलता है कि हाँ मुझे ये 35 क्वेश्चन आते हैं, अगर आसान पेपर होगा तो। बाकी जितने होते हैं क्वेश्चन उसको गेस करना होता है बंधुओं, है ना। गेस करना होता है आपको, बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। अक्सर दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन ही होता है ना। तो इस तरह के चीज़ें वहाँ पर आपको काम है। जैसे लिख दिया यहाँ पर सभी प्रोटोनों का पाचन केवल एक ही जगह होता है। इसको आप अगर नहीं भी आपको आता हो, बीपीएससी में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नहीं भी आता हो तो भी इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग गलत कर सकते हो। इस ऑप्शन को समझ रहे हो, कुछ बता रहा हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? 21 का कैंसर हो जाएगा। 21 का हो जाएगा एमाइलेज होता है जो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाते हैं। और हमारा शरीर ग्लूकोज जरूरी होता है, वो ही मुख्य रूप से एटीपी का काम करता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना संलग्न होता है? तो 22 का कैंसर हो जाएगा। 22 कैंसर हो जाएगा ए क्षुद्रांत, है ना। अगला है मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? श्यानता विस्कोसिटी की बात कर रहा है। 23 का कैंसर हो जाएगा। रक्त में प्रोटीन की मात्रा होती है, वही हमारे रक्त के विस्कोसिटी का कारण होता है। ओके, अगले पर चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? ये पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है, ये तो फैक्चुअल है। एसीटेबुलेरिया, ये एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, एसीटेबुलेरिया। ओके, जरूर ध्यान में रखना है इसको। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए पूछा है तो आपको सबको पता होगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके पास अपना डीएनए भी होता है, जिसके पास अपना केंद्रक भी होता है, और ये पावर हाउस भी होता है। सारे एटीपी ऊर्जा में यहीं पर कन्वर्ट होती है। निम्न किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। चौथा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है बंधुओं, यूपीएससी ने इसको स्टेटमेंट बना के पूछ लिया था। तो चौथे का आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है डीएनए। अभी मैंने बताया न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लियस में भी गोल्जी काय वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है। बिल्कुल आत्मनिर्भर टाइप का इंसान होता है, मतलब अंग होता है ये। निम्न से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बार बार रिपीट हो रहा है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। निम्न से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक होता है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो जानते होंगे ना, सेल दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। एक में केंद्रक होता है, एक में केंद्रक नहीं होता है। इस तरह से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर बंधुओं। प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन के संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? प्रोटीन के निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं और एंडोप्लाजिक रेटिकुलम जिसको कहा जाता है, वही प्रोटीन के संश्लेषण में मददगार होते हैं, है ना। इसको जरूर ध्यान में रखना। ये तो आपको सेल का बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, सेल चैप्टर जो पढ़ते हैं, और सेल चैप्टर से तो 1-2 क्वेश्चन आते ही है। अगला है निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, लाइसोसोम्स को कहा जाता है, लाइसोसोम्स। अगले पर चलते हैं 10 नंबर, और ये आईएएस का क्वेश्चन होगा 2002 का। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई नया विकास हुआ होगा उससे क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का। इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। बीजपुटी अवस्था व भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वास्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीविता हो सकती हैं। यूपीएससी की सबसे बड़ी खराबी कि वो ऐसी भाषा में लिखता है कि उसको आप पढ़ ही नहीं सकते हैं।
और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाता। वैसे इसका चारों स्टेटमेंट सही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता भी नहीं है बंधुओं, ये उस समय करंट अफेयर है। 11 नंबर है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो 11 का आंसर बहुत ही आसान है, ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन जरूर ध्यान में रखना, इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी का नज़र गया, क्वेश्चन टफ बनाने के लिए पूछ सकता है आपसे। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से ही बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट से किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता बंधुओं, इससे क्या होता है ना, इससे एनर्जी मुख्यतः प्राप्त करते हैं। जब भी शरीर में किसी चीज़ का निर्माण होगा तो प्रोटीन और वसा मुख्य रूप से होते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रोटीन के ही। और प्रोटीन की पहचान क्या होती है? जलने पर बहुत ही तीखा गंध आता है। जैसे अगर आपने अंडा का ऑमलेट वगैरह कहीं देखा होगा, कितनी तेज़ गंध आती है, तो ये प्रोटीन की पहचान होती है। जैसे बाल कहीं पर जलता है तो कितनी तेज़ गंध आती है। तो किसी भी चीज़ का, शरीर का जो आपका निर्माण हुआ है, मुख्य रूप से उसमें प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन होता है, कार्बन होता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूँ, है ना। ये मुख्य रूप से शरीर को एनर्जी पहुँचाने का काम करता है। ए और बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग सारा स्टेटमेंट पढ़ लेगा, मैं ये पढ़ देता हूँ। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के बारे में ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन कर सकती है, गुणन मतलब खुद को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है ये अंग के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। अगला है ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। इसका ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतःद्रव जालिका और कोशिका कला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो कोशिका सेल होते हैं वो दोनों ही, मतलब पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। मूल रूप से एक ही अंतर होता है, वो है कोशिका भित्ति का, समझ रहे हो ना। अगला है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं? तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, 15 का आंसर हो जाएगा पौधे के सेलों में पाई जाती हैं। और सेलुलोज को इंसान नहीं पचा सकता है, इसलिए घास वगैरह जो होते हैं, कोई बोलता है मैं घास खा के रह लूँगा, वो गलत होता है, मतलब साइंटिफिक तौर पे वो गलत होता है, क्योंकि घास पचा नहीं सकता इंसान, है ना। सेलुलोज को जानवर ही पचा सकते हैं केवल और केवल, ओके। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पौधे की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। और पिछला वाला वीडियो भी जाके जरूर देखना, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है चैनल पर, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन से, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अश्वमीन जो होती है ये एक प्रकार की मछली होती है, ओके। पनिया घोड़ा जिसको बोलते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा वातक। ट्रैकिया जो होता है वो कॉकरोच का जो श्वसन अंग होता है, इसलिए कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता। अगला निम्नलिखित कौन सी मछली है? तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, डॉग फिश जो है वो मछली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? स्थल पर चलने वाला सबसे बड़ा विशालतम प्राणी कौन सा है? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा है। और एशियाई हाथी जैसे कि भारतीय हाथी हो गई, और ये सब छोटे जो होते हैं तुलनात्मक रूप से अफ्रीकी हाथी के। तो स्थल पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो अफ्रीकन एलिफेंट ही है सबसे बड़ा, ओके। नेक्स्ट है 5 नंबर, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? उसका जो पंख होता है वो क्या होता है? 5वां का आंसर हो जाएगा समवृत्ति अवयव कह लेते हैं इसको, सभी समवृत्ति अवयव ये कहलाता है। और इसको ज़रूर ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछता है तो टफ पेपर हो जाएगा आपका। कीट में क्या क्या होता है? तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा सिर, वक्ष और पेट, 3 ही भाग होते हैं किसी भी कीट में। त्वचा पर बाल क्या होते हैं? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा क्या काम करते हैं? तो मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जो आपके शरीर पर बाल है या नाखून है ये सब डेड सेल्स हैं, ओके। यही है इसका आंसर, 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है? ये फिर से पूछा है आपसे। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। ये क्या है? ये मछली है एक। निम्नलिखित कौन सा एक कपी नहीं है, मतलब बंदर की प्रजाति में शामिल नहीं होता, ये पूछा है आपसे। तो लंगूर जो होता है इसको बंदर की प्रजाति में नहीं माना जाता है। बहुत ही बेसिक तरीके क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। मानव सदृश लघुतम कपी है कौन सा? मानव के जैसा दिखने वाला सबसे छोटा बंदर का प्रजाति कौन सा है? 10वें का क्या आंसर हो जाएगा गिब्बन बंदर।
वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किस चीज़ का, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कुक्कुट का एक किस्म है, एक वो किस्म बोलते हैं कुक्कुट का वाइट लेग हॉर्न। 12 नंबर है कि नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, किस कुल में आती है, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी, हिरन के कुल में आती है नीलगाय। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी पूछा है आपसे, 13 का आंसर हो जाएगा स्क्विड, स्क्विड है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव। ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस क्या है, 14 का आंसर हो जाएगा एक मृदु कवची मोलास्क है, मोलास्क बोलते हैं ऑक्टोपस को। ओके, अब अगले पर चलते हैं। अगले में आपको पादप और कायकी से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सेट हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार सब लोग मिलके। और छोटा छोटा देख रहा हो तो मेरी कोई गलती नहीं है, इस बुक में बहुत छोटा छोटा लिखा है। चलो अब तो दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? इन सब में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं? तो ये चारों ही हैं जो बीमारी फैलाते हैं। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है कहाँ पर, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा तना काट से। तना काट विधि से जिस तरह का प्लांट चाहते हैं वही मिलेगा आपको, है ना। तना काट के जो कलम लगाना जानते होंगे आप लोग, है ना, वही मिलता है आपको। माँ पौधे की भांति ही पौधा मिलता है। अगला, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? संग्रह अंग तना नहीं है, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा डी, शकरकंद का जो संग्रह अंग होता है वो उसका जड़ होता है, ना कि तना। इसको जरूर ध्यान में रखना। हर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, यही क्रिया होती है। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, पुष्प है। छठा है कि बोगेनवेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। आप लोग वीडियो पॉज करके कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं जब भी अब एमसीक्यू करवाऊँ तब सारा रिवीजन चल रहा है, आपको वीडियो पॉज कर करके उसको अटेम्प्ट करना है। ओके बंधुओं, तो छठा पूछा है कि बोगेनवेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर, इनमें से कौन कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? स्तंभ कर्तन विधि द्वारा बनाया जाता है इनको। एक डाली लेके इसको थोड़ा सा करके यहाँ पर से इनको उगाया जाता है, ये पूछा है आपसे। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों को ही। स्तंभ कर्तन जान रहे होगे। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? और इस तरह के क्वेश्चन का टफ होते हैं बंधुओं, इसका हो जाएगा डी, आलू जो है वो रूपांतरित स्तंभ है। 8 है, निम्नलिखित कौन सा एक फल है? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, भिंडी है वो एक फल है, और सेब जो है उसको फल नहीं माना जाता है। जीवन इतना भी आसान नहीं है ना। भिंडी को फल माना जाता है बंधुओं, और सेब को फल नहीं माना जाता। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? 9 का क्या आंसर हो जाएगा? शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी, अदरक, ये सब कहाँ से मिलते हैं? तो ये सब तना होता है। क्या होता है? तना। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, भिन्न काल पक्वता कहा जाता है इस तथ्य को, जिसमें पुमंग और जायांग है ये दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो ओके, केसर होता है सूखा मिश्रण किस चीज़ का? 12वां क्वेश्चन बहुत ही आसान, और इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछता है। फूल के बीज बनाने वाले भाग का केसर सूखा हुआ डाली होता है, उसी से केसर बनाया जाए। जैसे लौंग क्या होता है? तो फूल की कली होती है लौंग, है ना। अगला है, निम्न से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करती है? तो पत्तियां करती हैं, जड़ नहीं करते हैं। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक में, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो बनता है। बी आंसर हो जाएगा। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। 15 है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा लाल प्रकाश सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं हरे पौधे? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं, कार्बनिक लिक्विड। निम्न कार्बनिक द्रव्य लिखा है। ओके,
अगला है निम्न रेशों से कौन पौधे की तने का उत्पाद नहीं है, ये पूछा है आपसे। 17 का आंसर हो जाएगा डी है, जो कपास है वो तने का उत्पाद बिल्कुल भी नहीं है। और द्रव्य का मतलब यहाँ लिक्विड नहीं होगा, मैंने गलत बोला, कार्बनिक वस्तु पैदा करते हैं ये बोल रहा है वो, है ना। तो इसका 17 का डी था। कौन पौधे की तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास तने का उत्पादन नहीं होता, ये पुष्प का उत्पाद होता है। अगला है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न से कैसे पहुंचती है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उसकी छाल का नाश। बहुत सारे लोग वृक्ष की छाल को हटा दो, वृक्ष मर जाएगा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, 19 का आंसर हो जाएगा बी, पत्ता जो है वो घट में रूपांतरित हो जाता है। बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, पत्ते के माध्यम से होता है कायिक प्रबंधन। 21 है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। पान का अगर आपने देखा होगा तो ऐसे फैलती है, यहाँ भी जड़ बन गई, यहाँ भी जड़ बन गई, यहाँ भी जड़ बन गई, इसमें पत्तियाँ हैं यहाँ 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 यहाँ, और ये दीवार पर भी चढ़ती हैं तो वहाँ भी जड़ बना लेती हैं। तो किस तरह की जड़ बनती हैं, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आरोही जड़ बनते हैं पान की लता में। कृत्रिम प्रकाश क्या है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। 23 है निम्न से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, घटपर्णी। ये कीट को अपना आहार बनाती है। और क्यों बनाती है, कभी सोचा है आपने, और कहाँ पर पाई जाती हैं इस तरह की चीज़ें, तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जहाँ पर भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पर कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं, उनको नाइट्रोजन चाहिए अपने जीने के लिए बंधुओं, और वहाँ पर नहीं मिल पाता है आसानी से। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाग हैं वहाँ पर कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं वो जीवों को खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पतंगों को खा के अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं खुद को। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटपर्णी है, जो कीट आहार है, पादप है। पेड़ पौधों ऐसे होते हैं जो पत्ते को अपना बना लेते हैं, एक छोटा सा घुसरा जैसे उसमें कीट कोई घुसती है वो उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसको फिर पचा जाते हैं। 24 नंबर है कि मौसमी के पौधे का प्रबंधन कलम बंद तकनीक द्वारा होता है। मौसमी की बात कर रहा है। चमेली के पौधे का प्रबंधन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो 24 का कैंसिल हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। अब अगले पर चलते हैं हम लोग। इसका पीडीएफ आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। जैव विकास, अनुवांशिकी और मानव रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है कि निम्न से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो पहला का कैंसर हो जाएगा, पहला कैंसर हो जाएगा ए, मच्छर है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक। दूसरा है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, कैसे, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा पहुंचता है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आयोडीन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए डीपीटी लगाते हैं। निद्रा रोग इसके द्वारा होता है, 5 का कैंसर हो जाएगा सी, ट्राइपेनोसोमा है ना, इसके द्वारा निद्रा रोग होता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, 6 का कैंसर हो जाएगा ए, जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारिक बीमारी पीने वाले जल में निम्न से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। जिस भी पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की बीमारी खतरा हो सकता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किस चीज़ में, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है सामान्य भाषा में, और इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं के WBC वाइट ब्लड सेल जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, इसका ध्यान जरूर रखना। 8 कैंसर क्या हो जाएगा डी। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से करना। प्लेग किससे फैलता है, ये सबको पता होना चाहिए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु से फैलता है प्लेग। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि HIV एड्स की बात कर रहा है, निम्न के कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा है। हीमोफेलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है किस चीज़ को, तो 11 का कैंसर हो जाएगा डी, रक्त का स्कंदन ना होना। जिसको हीमोफेलिया होती है उसको अगर कोई छोटा सा भी कट भी लग जाए ना तो उसका खून बहना रुकता ही नहीं है जल्दी। इंग्लैंड का जो राजशाही परिवार था उनमें कुछ लोगों को हीमोफीलिया की बीमारी थी। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है, तो 12 का कैंसर हो जाएगा
रतौंधी है, ये आनुवांशिक नहीं होता है। रक्त आंतंचन थक्का बनने, ये रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो विटामिन के है जो रक्त की थक्का का निर्माण करता है। एड्स के कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः HIV का संक्रमण पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो 14 का कैंसर हो जाएगा। संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण से होता है। सिरिंज वगैरह, ब्लेड वगैरह, इन सब से होता है। यौन संबंध वगैरह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी संक्रमण होता है, टीबी की बात कर रहा है। 15 का कैंसर हो जाएगा। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है। चेचक होने का क्या कारण है, ये पूछा है आपसे, तो इसका हो जाएगा वेरियोला वायरस है जिसके कारण चेचक होता है। टिटनेस का क्या कारण होता है? तो टिटनेस का होता है क्लासिड्रियम, ओके, क्लासिड्रियम है, इसी के कारण टिटनेस होता है। 18 नियम से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। पारा, कैडमियम, नाइट्रेट आयन, फ्लोराइड आयरन। देखो पारा के कारण मिनीमाटा होता है, बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। फ्लोराइड आयन के कारण अपचय, ये गलत लिखा हुआ है। बाकी तीनों तो सही हैं। कैडमियम के कारण इटाई नामक बीमारी होती है। अगला है निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है, ये बताना है आपको। ध्यान दे लेते हैं। लैंगिक संभोग के द्वारा, तो पहला तो सही है, ओके। और फिर क्या है? रक्तदान से, बिल्कुल सही। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से नहीं, कीट के द्वारा कभी HIV एड्स नहीं फैल सकता है। और क्या है? प्लेसेंटा के संपर्क से, तो बिल्कुल 1, 2, 4 हो जाएगा इसका आंसर। 19 का बी हो जाएगा। एलिसा का परीक्षण किया जाता है किस रोगी के लिए? एलिसा का परीक्षण किया जाता है, तो 20 का हो जाएगा। एड्स पहचानने के लिए ELISA नामक एक परीक्षण होता है, उसको किया जाता है। खसरा की बीमारी होती है, 21 का आंसर हो जाएगा ए, वायरस की कमी, वायरस के कारण। निम्नलिखित कौन सा रोग कवक जनित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 22 का आंसर है गंजापन। जो गंजापन होता है वो कवक जनित होता है। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किस चीज़ का? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, जलजन्य रोगों का टाइफाइड और कॉलेरा उदाहरण है। H1N1 विषाणु का प्राय समाचार निम्नलिखित किस एक बीमारी का संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस भी कहते हैं। निम्न से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं? जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा जो है ये मधुमेह का कारण बनाती है। 25 का आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर पर चलते हैं हम लोग कि सॉरी, यहाँ पर एक इसमें से चुनना था यार, मैंने तो गलत बोल दिया ना। क्या पूछा है? प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है, कौन कौन से संबंधित हैं? शर्करा में, रक्त में शर्करा की उच्च मात्रा, रक्त में शर्करा की निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। तो देखो शर्करा की उच्च मात्रा होगी और इंसुलिन की निम्न मात्रा होगी, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। 1 और 3 होना चाहिए 25 का। देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। बिल्कुल सही, 25 का 1 और 3 होगा। रक्त की उच्च मात्रा और इंसुलिन की कम मात्रा, यही होता है डायबिटीज। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो 26 का कैंसर हो जाएगा, डार्विन ने दिया था, बी। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक वर्ण। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, 46 होती है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? 29 का आंसर हो जाएगा डी, पुरुष का XY होता है, महिला का XX होता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, 30 का आंसर है बी, क्रोमोजोम्स के द्वारा। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात हैं वैज्ञानिक कौन? तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, G.J. मेंडल जी विख्यात हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? 32 नंबर क्वेश्चन, सी, लैंगिक जनन पर आधारित था। अब अगले पर चलते हैं हम लोग, कृषि से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सेब में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, पहले का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है किस चीज़ का? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, जिंक की कमी का सूचक है। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? ये आलू की किस्म है कुफरी। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम सर्वोत्तम धान का नाम क्या है? धान का नाम पूछा है आपसे। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? लूनी श्री नाम है इस धान का।
कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार के तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इस किस्म की प्रमुख विशेषता क्या है? 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी, इसके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, यही इसकी विशेषता है कनोला की। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो छठे का आंसर हो जाएगा डी, पके हुए आम के फल में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। पपीता भी होता है, लेकिन आम के फल में पके हुए में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक पूछा है यहाँ पर। छठे का आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर है कि सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित किस एक के कारण होता है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? मौलिक अम्ल के कारण, मौलिक एसिड जो होता है उसी कारण सेब का सुगंध होता है। मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? 8 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, वर्ष भर की जा सकती है, खरीफ रबी सब में। महाधान सुपर राइस विकसित किया था किसने? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, जीएस खुश ने विकसित किया था। 10 है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किस चीज़ का? इसका आंसर हो जाएगा सी, धान का। पीताम्बरी एक प्रजाति है किस चीज़ की? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, सरसों की। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, उसके बाद सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है, ये गलत दिया हुआ है। ओके, और किसी दिन मैं एक वो पूरी कल्चर पर आपका पूरा वीडियो ही बना दूंगा, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, है ना, तो उसको भी जाके ज़रूर देखना आप लोग। इसका 12 का सी हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में प्राइवेटली बताना चाहते हैं तो मैं डिटेल भी दे देता हूँ, वहाँ भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? परमाणु का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही है, फोटोन भाग नहीं होता उसका। पहले का आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किससे मिलता है? किस में मिलता है ये पूछा है आपसे। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्वों में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। देखो खुद ही क्या बोला है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है ना। इसमें से कोई सा भी आंसर हो सकता था, लेकिन प्राकृतिक तत्व इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? रदरफोर्ड ने खोजा था। आपको पता होगा इसका। रदरफोर्ड ने गोल्ड का प्लेट लिया, उस पर अल्फा कण की बम्बार्डिंग करवाई थी, तो सारे अल्फा कण जो हैं वो गोल्ड को पार कर गए थे, गोल्ड प्लेट को। कुछ अल्फा कण जो थे वो रिटर्न आ गए थे। उसने क्या बोला कि परमाणु जो ये होते हैं उसमें कुछ परमाणु होते हैं, और इसी ने खोज किया था कि परमाणु के अंदर जो होता है वो नाभिक होता है, जहाँ से अल्फा कण टकरा के वापस आ जा रही है। ओके, तो रदरफोर्ड ही है। चौथा है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होगी? वर्धित होगी, घटेगी, वैसी ही रहेगी, बढ़ती या घटती रहेगी? दो परमाणु के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तब की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घट जाती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है कौन? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो उसके रासायनिक गुण को तय करता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? परमाणु भार के बराबर होता है। ओके, अगला है उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा कौन होता है? तो ऐसा होता है NH4Cl में, जिसमें आयनी बंधन भी होते हैं और सहसंयोजक भी होते हैं और उप सहसंयोजक बंधन भी होते हैं। ओके, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से हो जाता है? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण से। देखो होता क्या है, पेड़ पौधों में क्या होती हैं? सेलुलोज होते हैं, तो सेलुलोज का ही कागज़ भी बना होता है ना, पेड़ से ही तो बनता है ना कागज़। तो सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, इस कारण से उसका रंग भूरा पड़ जाता है पेज का। कार्बन के 6.03 × 10⁻22 परमाणु का भार कितना होता है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी, 1.2 ग्राम के बराबर। ओके, K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या पूछा है आपको निकल का, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 0 है इसका ऑक्सीकरण संख्या। ओके, अगले चैप्टर पर चलते हैं अब हम लोग। अगला चैप्टर है, उसके भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा? थोड़ा सा ब्लर होती, बुक में ही था, मैंने नहीं किया है, बुक में ही बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ ब्लर है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो ऐसे परिवर्तन जिसको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पानी को बर्फ़ जमाना और फिर क्या करना?
फिर बर्फ़ को किस में बदल देना, तो पानी में। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना जो है ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ओके, रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प, वाष्प से भी जल बना सकते हो आप। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्लर है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, अगला है निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलना और नीचे दिए गए और दुग्ध स्कंदन, नीचे दिए गए प्रयोग का सही चुनना है आपको। तो केवल और केवल जो 3 हैं, दुग्ध का स्कंदन जो है यही केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी बर्फ़ का गलना तभी मैंने बताया फिजिकल चेंज के उदाहरण होते हैं, और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण जो होता है, नमक का क्रिस्टल जो बन जाता है छोटा छोटा, ये भी भौतिक परिवर्तन ही होता है। ओके, अगला है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो 5 का कैंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। छठा है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, लोहे का भार जो है यहाँ पर दिया हुआ है बढ़ता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, आर्द्रता के कारण क्या हो जाता है, लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ओके, तो इसीलिए लोहे का भार जंग लगने पर बढ़ जाता है। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है, तो अभी फिर से रिपीट हो गया, और ये एसएससी में पूछा था और बीपीएससी में भी पूछा है ये एक बार। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा है आपसे। कागज़ का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा, पानी का भाप में बदलना। शुष्क सेल, ड्राई सेल, निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। ड्राई सेल जो होता है उसमें विद्युत अपघटक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल वगैरह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत ही आसान होते हैं। ड्राई सेल होते हैं या और जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। और ये चीज़ आपको पूछता है कई बार बीपीएससी में, जल्दी नहीं पूछता है, वैसे पूछा है, कभी कभी पूछा है इसने सेल वगैरह से क्वेश्चन। तो 9 का कैंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो होता है यही विद्युत अपघटक के रूप में काम करता है ड्राई सेल में। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते 10 नंबर पर। कथन दिया हुआ एक शुष्क सेल अवशोषित नहीं की जा सकती, एक शुष्क सेल अब से आवेशित नहीं की जा सकती, ब्लर था इसलिए पढ़ नहीं पाता था, आवेशित नहीं की जा सकती। ऐसा हो सकता है क्या, एक शुष्क सेल को आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला दिया हुआ है कि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय नहीं होती है। ये आर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 10 का आंसर सी हो जाएगा। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है जो किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सेल का मुख्य काम यही होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है किस, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, जो कार में सेल लगा होता है उसमें विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक यानी कि सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोड और कैथोड जो होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, किसमें टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक और आदि साधनों में इलेक्ट्रोड के रूप में। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, निकल और कैडमियम जो है इनका उपयोग किया जाता है। अगले चैप्टर पर चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, और ये अम्ल क्षार लवण का चैप्टर है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, है ना, हर साल ही लगभग एक क्वेश्चन अम्ल क्षार लवण से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा, किसको किसको मिलाकर, एक्वारेजिया जो स्वर्णकार वगैरह यूज करते हैं वो किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें क्या सब होता है, उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं स्वर्णकार एक्वारेजिया बनाने के लिए। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, तो पीएच क्या होता है, एक्चुअली में हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, उसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, इसके आधार पर हमने एक स्केल बनाया हुआ है, उसमें 7 को बीच में रख दिया है और इसी के आधार पर हम लोग मापते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है नेचर में या उदासीन है। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन किया जाता है इसी पर।
एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच क्या होगा? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दिया है। और इसमें क्या है, देखो नीले को, लाल को क्या कर रहा है, लाल लिटमस है, रेड है हमारे पास, उसको ब्लू बना दे रहा है, नीला बना दे रहा है। तो ये कौन करता है? तो ये बेस करता है ना, क्षार जो है वो करता है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसमें 7 से पीएच मान ज़्यादा वाला एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और अगर नीला को लाल कौन करता है? तो एसिड करता है। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखना, नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। और अगला है कि पानी को विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा, दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? एक ऑक्सीकारक है, एक क्षारीय प्रकृति का है, एक अपापचयक है, एक अम्लीय प्रकृति का है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा बनता है उसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? छठे का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है? HCl ही तो है, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? नीला थोथा क्या होता है? 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीला थोथा होता है। खाने का सोडा कौन सा होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 8 का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का पूछ रहा है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 जो होता है ये धोने के सोडे का सूत्र होता है। अगला है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अगला है कि अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अगला है कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका उत्पादन। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। पहला कैसे सही हो जाएगा? अभी हमने देखा कि जो ये है कौन सा सोडियम कार्बोनेट है, ये तो आपको धोने वाला सोडा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर बी हो जाएगा। खाने का नमक किससे बनता है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है ना। इसमें HCl प्लस क्या बनाते हैं? NaOH। तो क्या बन जाता है? NaCl प्लस H2O, है ना, H2O प्लस H2O, वाटर निकलता है। जब भी अम्ल क्षार को बनाते हैं, मिलाते हैं हम, तो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है। कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है सॉल्ट, और प्लस वाटर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसको आप लोग पढ़ के करना, वीडियो पॉज करके करना। मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जाता हूँ आंसर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, अगला है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ए, जल में अधिक विलेय होता है। ये कथन विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है और ये BPSC का क्वेश्चन है 1994 का। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? 14 का बहुत ही आसान आंसर है CO2 गैस जो होता है उसी के कारण बुलबुले बनते हैं। रासायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? H2SO4 है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इसका रासायनिक उद्योग वगैरह में, इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है H2SO4 के कारण। ओके, अगले चैप्टर पर चलते हैं, देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें है धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु से क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देखो BPSC का है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सबको पता होगा। पहले का आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। अगला है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, नहीं तो क्या होगा? सोडियम जल जाएगा। धातु सोडियम वायु प्रवाह होने पर गल जाती है। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। गलती नहीं, जल जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 24 कैरेट का होता है। निम्न धातुओं से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो धातु एकमात्र ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में रहता है, वो है पारा Hg, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। ओके, चौथे का आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, लेड। लेड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से
किसके? तो एल्यूमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? बी, तांबे के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो सातवां का आंसर सबको पता होगा, इसका हो जाएगा हेमाटाइट। सूची दिया हुआ है उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु, उष्मा का न्यूनतम सुचालक। तो इसका आंसर देना है आपको मैच करके। तो इसको मैच करते हैं हम लोग। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, तो विद्युत जैसे ही सर्वोत्तम सुचालक आएगा तो चांदी को मार देना। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो एल्यूमिनियम ही ऐसा धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी होती है? तो ऐसी होती है सोना, स्वर्ण। स्वर्ण को जितना चाहे पीट लो, जितना चाहे बढ़ा लो। उष्मा का न्यूनतम सुचालक कौन होता है? तो सीसा। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी डाला था यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी आपने किया होगा। इसको ऐसे ही मैच करना है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्न से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर दिया हुआ है इस बुक में, डी। ओके, निम्न से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर सभी को अभी बताया है मैंने, चांदी। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है? 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बॉक्साइट। टांका एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। टीन और शीशे का है टांका। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्न से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी। तांबा जो है ये विशुद्ध धातु है, बाकी स्टील, ब्रॉन्ज और पीतल ये तीनों का तीनों ही मिश्र धातु हैं। जस्तेदार लोहे के चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तेदार जो लोहा होता है उन पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है जिसके कारण से वो जंग से बचा हुआ रहता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यसद। यसद का लेप लगाया जाता है जस्तेदार लोहे पर। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। किसका निक्षेपण होगा उस पर? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होगा उसके ऊपर, इसीलिए उसको एनोडीकृत भी रहता है। एनोड पर जाके सारे जमा होते हैं ना, तो इसीलिए उस पर सारे निक्षेप जमा हो जाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी उसके ऊपर। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा? चलो जो भी है, पानी का शुद्धतम रूप वगैरह सब। इस चैप्टर का नाम है कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व और यौगिक। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ये पूछा है आपसे। नल का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी और आश्रित पानी। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? आश्रित पानी जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है वर्षा का, पानी का। किसका? पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो आश्रित पानी। पानी आयनिक लवणियों का सुविलायक है क्योंकि आयनिक लवण जो होते हैं वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन टाइप का क्वेश्चन है आईएएस का। तो उनका द्विध्रुवन आघूर्ण अधिक होता है। बड़ा ही खराब हिंदी दिया हुआ है, इसका इंग्लिश दिया हुआ रहता है तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता। उसका द्विध्रुवन आघूर्ण जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए ये लवण जो होते हैं वो आसानी से इसमें घुल जाते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तीसरे का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए। डालडा की बात करें, वनस्पति घी उसी को कहा जाता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? तो चौथे का क्या आंसर हो जाता है? कुछ नहीं बनता है, H2O बनता है, इसीलिए इसको एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर देखा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? विमंदक भी और प्रशीतक भी। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? भारी जल, D2O जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। माइका डैश है, क्या है माइका? छठे का आंसर हो जाएगा उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है माइका। जो अब्रक वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहा है, और जो कुचालक होता है इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाले उद्योग में इसका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? अभी हमने किया था बॉक्साइट। सूची को मैच करना है। भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, वल्कीकरण, ओके, और इसको मैच करना है। तो भंजन किस में होता है? एक का क्या आंसर हो जाएगा? एक का हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन किस में होता है? तो प्रगलन के द्वारा ताम्र में होता है। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा बनता है, हाइड्रोजन गैस का यूज करके अभी हमने पढ़ा। और वल्कीनीकरण से रबर बनता है। तो ये चारों इसके बनने के मैच हो गए। ए का 3 और ये बी आंसर से मैच कर रहा है, बी। ओके, अगला है
कि हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य, आपको बताना इसमें से कौन किससे बनता है। तो हीरे का हम किससे मैच करेंगे, तो कार्बन से मैच करेंगे। संगमरमर का किससे मैच करेंगे, तो कैल्शियम से मैच करेंगे। ये सभी अपरूप होते हैं एक दूसरे के, है ना। और बालू तो सिलिकॉन से मैच कर देंगे, माणिक्य तो एल्यूमिनियम से मैच कर देंगे। तो ए का 4, उसके बाद से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, जल से भी हल्का, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम। सोडियम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है उसका मिश्र धातु बना के बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हवाई जहाज इन सब में। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है, ये क्वालिटी सब में नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है हवाई जहाज वगैरह के निर्माण में। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, क्रोमियम का यूज किया जाता है। क्रोमियम मिक्स करके जो होता है जंग रहित लोहा बनाया जाता है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, 13 का आंसर हो जाएगा हीलियम। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं, 14 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम मिला के ले जाते हैं वो लोग, जिसमें वो लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं। गोताखोरों के लिए इसका यूज किया जाता है सिलेंडर में। अगला है अश्रु गैस है कौन सी है, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ए, अमोनिया। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है, 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा फ्लोरीन होती है। हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होती है, तो फ्लोरीन होती है, इसको जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो 18 का आंसर सबको पता होगा, इससे जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यही इसका सबसे अलग गुण है। 18 का आंसर डी हो जाएगा। सीसा क्या है, तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, अतिशीतित द्रव पदार्थ है। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है।